राम राम जी सारा ने। मेरा नाम संदीप राठी है। मैं आज आप सब दो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आ सके है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को ध्यान से सुनने हैं और उसके बाद 5 क्वेश्चंस का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देकर जाना है। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। तो भाई आज सबसे पहला टॉपिक है गवर्नर। जो राज्यपाल है उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए हैं, जितने भी आर्टिकल पूछे जाए हैं, सारे के सारे बताऊंगा। आप सब ने ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला है भाई आर्टिकल 153। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। अगर हम देश की बात करें तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। आप सभी को ये क्वेश्चन ध्यान से सुनने हैं और अपने पेपर में कहीं पर भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना। इसी कारण सिली मिस्टेक्स होती हैं कि आप ध्यान से सुनते नहीं हो, उसको ध्यान से रिवाइज नहीं करते, वहाँ पर जाकर आप सभी को कन्फ्यूज़न होता। कन्फ्यूज़न की स्टेट में ही आप सभी के क्वेश्चन गलत होते हैं। इसके बाद भाई आर्टिकल 154 के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ही इंसान एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सेम पर्सन कैन एक्ट एज गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। ये सिचुएशन कब आती है? जब किसी गवर्नर की मृत्यु हो गई तो भाई नया अपॉइंट करने में समय लगेगा, इसलिए किसी और गवर्नर को साइड वाले राज्य की एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। लेकिन आप सभी को ये चीज़ भी याद रखनी है कि वेतन, उसकी सैलरी है जो राज्यपाल की, वो डबल नहीं हो जाएगी। जो भी प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे पोर्शन में कि इस स्टेट से इतनी सैलरी, इस स्टेट से इतनी सैलरी, उस तरीके से जो गवर्नर है उसको सैलरी मिलेगी। आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 154 के तहत 2 स्टेट्स का भी एक गवर्नर हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। तो कौन अपॉइंट करता है भाई? प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 155। जो आर्टिकल 155 है वो क्या कहता है कि गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन देगा? प्रेसिडेंट। उसके बाद हम 156 के बारे में पढ़ेंगे, उसके कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को याद रखना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, इसमें आप सभी भागकर कहीं पर भी ऑप्शन में मिल जाएगा तो आप सब 5 साल लगाओगे, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, तब आप सभी को उसे अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है। क्योंकि अकेला 5 साल और दूसरे ऑप्शन में कहीं प्रसाद पर्यंत मिल गया तो आप सभी का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, हर चीज़ की टेक्निकलिटी जान लेनी है। उसके बाद हम आर्टिकल 158 के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है कि राज्यपाल किसको बनाया जा सकता है। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। आप सभी को ये चीज़ तो याद होगी कि प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। तो सेम क्वालिफिकेशन राज्यपाल की होती हैं, उस पर आप सभी को ध्यान रखना है। 35 साल की एज पूरी कर चुका हो। ये क्वालिफिकेशन किस किस की है? प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की और हमारे राज्यपाल की। आप सभी को तीनों याद रखने हैं। उसके बाद हमारी तीसरी क्वालिफिकेशन है कि कोई भी आदमी जो राज्यपाल बनाया जाना है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वालिफिकेशन है वो आप सभी को याद रखनी है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना तो एमपी होना चाहिए, ना एमएलए होना चाहिए, ना एमएलसी होना चाहिए। आप सभी को ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 159 के बारे में, जहाँ पर शपथ की बात करी गई है। तो शपथ कौन दिलाता है भाई? राज्यपाल को। आप सभी को याद रखना है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। मान लो हमारे राज्यपाल हैं हमारे हरियाणा के, अगर उनको अपॉइंट कर दिया गया है तो उनको शपथ कौन दिलवाएगा? तो हमारे हाई कोर्ट है जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस दिलवाएंगे।
अगर वो अब्सेंट है तो कौन दिलवाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट, जो हमारे हरियाणा का जो सबसे सीनियर जज होगा हमारे हाई कोर्ट में, वो दिलवाएंगे। इसके बाद हम पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को ये चीज़ें रिपीट करवा देता हूँ। तो भाई हमने जो जो आर्टिकल्स पढ़े हैं 153, 154, 155, 156, 158 और 159, आप सभी को ये चीज़ याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल एड, दो स्टेट का ऐड। अब दो स्टेट का ऐड है तो उसको अपॉइंट तो करना पड़ेगा भाई। अपॉइंटमेंट, टेन्योर जो हमारा कार्यकाल होगा, क्वालिफिकेशन, और इसमें है हमारी शपथ। आप सभी को याद रखनी है। बहुत सारे लोग आप सभी को ट्रिक से भी करवाते होंगे, लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 बार आराम आराम से पढ़ लोगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर आप ट्रिक्स को याद करने लग गए तो क्वेश्चंस का गलत होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आप सब याद करके गए हो। लेकिन अगर आप कोर सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, आप सभी को ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में, जो कि गवर्नर के पास कौन सी पावर्स होती हैं। तो आप सभी को याद रखना है फाइनेंशियल पावर्स, जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, वो राज्यपाल के पास हैं। जो भी स्टेट बजट आता है, जो राज्य का बजट आता है, वो विधानसभा में और विधान परिषद में, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, ये चीज़ ध्यान रखना आप। विधान परिषद के सामने बजट पेश करने की शक्ति किसको है? राज्यपाल को। उसके बाद दूसरी पावर है स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो राज्य वित्त आयोग है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसको कौन बनाता है? हर 5 साल में। तो भाई वो पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास। अब हम दूसरी पावर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो है जुडिशियल पावर्स। तो भाई न्यायिक जो शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के पास हैं। जो क्षमा करने की शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। तो भाई सज़ा का स्वरूप बदल सकता है, सज़ा को कम कर सकता है, लेकिन जो फांसी दे दी गई उसको बदलने की पावर्स राज्यपाल के पास नहीं है। वो पावर्स किसके पास है? आर्टिकल 72 आपने पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट के पास। इसलिए मैं आप सभी को ये चीज़ बताता हूँ कि सारे के सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए आप सभी को लगातार पढ़ना है, नहीं तो आप स्किप कर जाओगे और स्किप करने की वजह से कोई सिली मिस्टेक हो जाएगी और आप सभी का नंबर कट जाएगा। और 1 नंबर की कीमत क्या होती है उन बच्चों से पूछ लेना जो 2024 के सीईटी में रिजल्ट आने के समय 1 नंबर की वजह से रह गए थे और आज वो बेरोजगार बैठे हैं। अगली हमारी पावर्स हैं इमरजेंसी। तो आपातकालीन शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है। आपातकालीन शक्तियाँ कौन सी थी? आप सभी को मैंने बताया था जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। इसमें नेशनल इमरजेंसी है, इसमें प्रेसिडेंट रूल है और इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आप सभी को ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए। उसके बाद मैं आप सबसे बता दूं कि भाई इसमें गवर्नर का क्या रोल है। तो भाई अगर गवर्नर सिफारिश करें कि जो स्टेट है वो अच्छे तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में नहीं चलाया जा रहा, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा ढांचा है वो स्टेट में बिगड़ गया है, तो जो गवर्नर है वो रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। वहाँ पर शासन फिर कौन चलाएगा? राज्यपाल। अगली हमारी जो शक्तियाँ हैं वो है लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ। इसमें क्या चीज़ है? तो आप सभी को याद रखना है विधानसभा के सत्र को बुलाने का काम
उसको डिले करने का काम या विधानसभा को भंग करने का काम किसका है? हमारे राज्यपाल का। तो ये शक्तियाँ किसके पास है भाई? राज्यपाल के पास। उसके साथ साथ जो नियुक्ति मनोनीत करने की पावर्स हैं वो राज्यपाल के पास है। तो कहाँ पर वो मनोनीत कर सकता है? जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, विधान परिषद होती हैं, उनके 1/6 मेंबर्स को जो हमारे राज्यपाल हैं वो मनोनीत कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स की, जो हमारी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं। उसमें जो वेरियस अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स सीधा राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन स्टेट में वो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? राज्यपाल। तो जो स्टेट सेंटर में काम प्रेसिडेंट का है वही काम स्टेट में राज्यपाल का है। तो भाई एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स चेयरमैन और वीसी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वीसीज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल। अब आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान लो हमारे हरियाणा में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका चांसलर कौन है? तो भाई चांसलर होते हैं राज्यपाल, और वाइस चांसलर होते हैं जो राज्यपाल अपॉइंट करता है। आप सभी को कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, जिसने भी PYQ करे हैं उन्होंने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर पूछ रखा है, तो वो कौन होता है? उस स्टेट का राज्यपाल। अब भाई जितने भी राज्य के कार्यकारी काम हो है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो हैं, जितने भी गैजेट आए करें या किसी की अपॉइंटमेंट करनी है, कुछ भी है, मान लो HSSC के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट करनी है तो किसने करी है? गवर्नर ने। तो जितने भी काम हो है, जितने भी गैजेट आए हैं, वे किसके नाम था होंगे? राज्यपाल के नाम थे। अब भाई हमारे दूसरे टॉपिक का टाइम हो गया है, तो दूसरा टॉपिक है भाई हमारा चीफ मिनिस्टर। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री के बारे में क्या लिख रखा है? CM इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आप सभी को एक चीज़ याद रखनी है, एग्जीक्यूटिव हेड पूछ ले तो हमारे जो राज्यपाल होते हैं वो होंगे, और अगर रियल एग्जीक्यूटिव हेड पूछे, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास है? तो CM के पास। ऐसे ही हमने संसद के टाइम पर पढ़ा था, जब मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया कि एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास हैं? PM के पास। इसी तरीके से यहाँ CM के पास होंगी। आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे के आप सभी को समझा रहा हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 164 की। तो भाई 164 में क्या लिखा हुआ है कि CM की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो आप सभी को याद रखना है राज्यपाल। उसको ओथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? भाई राज्यपाल। हमारे जो CM हैं उनका जो टर्म होता है, जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, वो फिक्स नहीं होता। कई लोग उसको 5 साल लगा देंगे, इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही आपके नंबर कटवाती हैं, उसके बाद आप बोलते हो कि पेपर में सिली मिस्टेक्स हो गई। तो आप सभी को सारी की सारी चीज़ें ध्यान से सुनना है। CM होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। उसके बाद हम बताएंगे कि भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। तो विधानसभा या विधान परिषद, इन दोनों सदनों में से किसी का भी मेंबर होना चाहिए। अगर इसका मेंबर नहीं है और CM डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव जीतना होगा और विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर बनना होगा। आप सभी को ये दोनों क्वालिफिकेशन याद रखनी है। उसके बाद हम पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हमारी मंत्री परिषद होती है, उसका हेड कौन होता है? CM। फिर उसके बारे में बात करेंगे। मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन सिफारिश कौन करेगा कि हमें ये मिनिस्टर, बिजली मंत्री ये चाहिए,
सड़क मंत्री ये चाहिए, गृह मंत्री ये चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन कौन करेगा? वो करेगा मुख्यमंत्री। तो भाई इसके तीसरे पॉइंट में भी यही चीज़ लिख रखी है कि किस आदमी थी कौन सा विभाग दिया जाएगा, उसने फैसला कौन लेगा? मुख्यमंत्री। और बीच में रीसफल भी किया जा सके है कि भाई आज गृह मंत्री को ये है, कल किसी और को दे दिया, तो उस रीसफल का काम भी कौन करेगा? हमारा मुख्यमंत्री। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर किसी मिनिस्टर को हटवाना है तो भाई वो राज्यपाल को सिफारिश करेगा मुख्यमंत्री, और उस मंत्री का पद छीन लिया जाएगा। उसके बाद है कैबिनेट मीटिंग के हेड कौन होते हैं? जो हमारी कैबिनेट मीटिंग होती है भाई, आप सभी को पता है कि बार बार लेटर्स आते हैं हमारे हरियाणा में, आप सभी को पता है कि कब कैबिनेट मीटिंग होती है। तो भाई उसको हेड कौन करता है? हमारे सीएम। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके और गवर्नर के बीच में जो कम्युनिकेशन करता है वो मेन सोर्स है हमारा सीएम। आप सभी को ये चीज़ें ध्यान से याद कर लेनी है। उसके बाद विधानसभा को भंग करने की जो सिफारिश है वो कौन करता है? हमारे सीएम। और उसके बाद उस सिफारिश पर विधानसभा को भंग कौन करता है? वो भंग करने की पावर किसको है? राज्यपाल के पास। आई होप कि आप सभी को पूरा का पूरा टॉपिक समझ आया होगा। आप सभी को इसी तरीके से सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है और बाद में इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अब मैं आप सभी से 5 क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ। आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में देकर जाना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया, वह किस अनुसूची में जोड़ा गया? आप सभी को पता है कि 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में, उसमें से किस अनुसूची में लिखा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, वो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? चौथा हमारा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद कर लेना है, राज्यसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? अभी तक मैंने आप सभी को लोकसभा के बारे में बताया था, अब राज्यसभा के बारे में क्वेश्चन किया गया है। अगर आपको नहीं आता तो भी आप सभी को कहीं से पढ़ लेना है, उसके बाद जवाब देकर जाना है। इससे आप अच्छे तरीके से याद कर पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओगे। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो भाई इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप सभी ने कमेंट सेक्शन में देकर जाना है। मैं चेक करूंगा कि कितने बड़का ने क्लास ली है, कितने बड़का ने आंसर कमेंट सेक्शन में दिए हैं। तो भाई इस तरह आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े है, क्योंकि आप मन बढ़ावा दोगे तो मैं भी और ज़्यादा एफर्ट्स करूँगा। इस चीज़ ने लेकर आप सब ने बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जितने भी टॉपिक्स मैंने आज तक करवाए हैं वे सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वहीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आप सभी को रिवीजन भी साथ साथ करते रहना है। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो आप सभी को शेयर करता रहूँगा। उसके एडिशन में भी आप सभी को बुक से पढ़ लेना है और बार बार रिवीजन करना है। मुझ पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखो, मैं आप सभी को पार निकाल ले जाऊँगा। क्योंकि भाई जो चीज़ जिन चीज़ों में मैंने धक्के खाए हैं वे चीज़ मैं नहीं चाहता कि आप भी सहो, इसलिए आप सभी के लिए ये लास्ट चांस है। जो पेपर आने वाला है आप सभी को इसी में सिलेक्शन लेना है, नहीं तो 3-4 साल का और टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा दुखी हो, इसलिए आप सभी को लगातार पढ़ना है। जितना भी टाइम मिला हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।